Hi guys. So now we come to the next lecture of electrostatics, fifth part what we are doing. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड फैक्ट्स. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमें क्या क्या ध्यान रखना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. तो अगर लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, तो लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स एज इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ टू चार्जेस and has no relation to the path followed by them. तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है. अब अगर वर्क पावर एनर्जी याद है तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कंजर्वेटिव फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी होती है. इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी. एग्जैक्टली होगी कि नहीं. और किसमें हम ये बात डिस्कस करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, जो कि पोजीशन पे डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है. ग्रेट. तो इस बात को याद रखेंगे और आगे हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, व्हाट इज के एंड एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. कहने का मतलब कि अगर एयर है या वैक्यूम है, फ्री स्पेस जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगने की पावर है वो कितना अलाउ करता है. अब अगर मीडियम बदल दोगे तो ये अलाउंस जो है ये बदल जाएगा. ठीक है. तो अगर ध्यान से देखें तो यहां पे इंपॉर्टेंट है, इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट मीडियम, द एफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस चेंज. पर इसके पहले हमने एक चीज डिस्कस करी, अगर आपको याद हो तो. क्या डिस्कस किया है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो कभी चेंज होता ही नहीं है. वो तो एक कांस्टेंट चीज है, उन दोनों चार्ज पे डिपेंडेंट है. एग्जैक्टली सही बात है. तो ये कैसे लिखा, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन जब करेंगे तो आपको ये पूरी चीज मैं समझाऊंगा कि हमने कैसे लिखा है. पर अभी इस बात को याद रखना है. क्या याद रखना है? K इज मैक्सिमम इन एयर, इट रिड्यूसेस इन इंसुलेटिंग मटीरियल एंड इट इज जीरो इन कंडक्टिंग मटीरियल. तो कंडक्टिंग जब मटीरियल होगा तो उसमें K जो होगा वो जीरो होगा और इंसुलेटिंग मटेरियल में नॉर्मल एयर से कंपैरिजन में कम होगा. अब अगर इसके बारे में बात करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. थोड़ा सा ऊपर देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या लिखा है? द अमाउंट बाय विच द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्रेजेंट इन अ मीडियम is relatively less than that in vacuum is called dielectric constant of medium or relative permittivity, ER. ध्यान से देखो, ER is equals to force in vacuum upon force in medium. तो वैक्यूम में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, यहां लिखा हुआ है. और फोर्स इन मीडियम क्या होता है? कम होता है. तो डाइलेक्ट्रिक ER जो आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? एक पॉजिटिव कांस्टेंट रहेगा. क्या रहेगा? पॉजिटिव कांस्टेंट. अगर यहां कैलकुलेट करके देखें तो हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. तो यहां पे ये कन्वर्ट हो गया किसमें? एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन में. तो ER इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अगर मैं किसी मीडियम का परमिटिविटी निकालना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन ऑफ अ मीडियम इज इक्वल्स टू ER इंटू ई नॉट. क्या लिखूंगा? ER इंटू ई नॉट. अब अगर यहां देखें इन सिंपल वर्ड्स, बहुत आसान सी बात है, ध्यान से देखेंगे. सिंपल वर्ड्स में क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, जस्ट डिवाइड इट विद F इन एयर. तो आपको अगर क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है तो जो भी फोर्स दो चार्जेस के बीच में एक एयर में होता है उसको डिवाइड कर दो उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, आपको फोर्स इन दैट मीडियम मिल जाएगा. बुद्धि लगाने वाली बात क्या है? ध्यान से देख, ध्यान से समझ, सब समझ में आएगा. देख, समझो क्या है. अगर मैं मीडियम वाटर ले लूं तो क्या तुम्हें पता है कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है ना? तो अगर मैं एक चार्ज प्लस क्यू को डालूंगा तो क्या होगा? जो उसके नेगेटिव चार्जेस हैं, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्जेस है वो इसके चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है कि नहीं? अब ये पॉजिटिव है तो उसके चारों ओर नेगेटिव इकट्ठे हो गए. पर जैसे ही मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज Q2 यहां पर डालता हूं क्या होगा?
इस तरफ के जो नेगेटिव चार्ज है वो खिंच के Q2 की तरफ भी जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सही बता, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, एग्जैक्टली। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हुए थे ये खिंच के Q2 की तरफ भी चले गए। तो अब यहां पे अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 देखूं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी K Q1 Q2 बाय R²। बट अगर मैं नेट फोर्स देखूं जो Q1 या Q2 पे लग रहा है इन दैट मीडियम, तो वो क्या होगा? नेट फोर्स विल बी F12 प्लस फोर्स ड्यू टू पार्शियल चार्जेस। अब ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये दोनों पॉजिटिव है। ये इसको इधर बाहर धक्का मारेगा और ये इसको इधर बाहर धक्का मारेगा, पर ये दोनों नेगेटिव है। ये इसको अंदर धक्का खींचेगा और ये भी इसको अंदर की तरफ खींचेगा। खींचेगा कि नहीं? तो अगर ये बाहर की तरफ धक्का मार रहा है Q2 और अंदर की तरफ खींच रही है नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? फोर्स कम होगा, है कि नहीं? सही बात है ना, कम होगा। तो कम होगा, इस वजह से हेंस F net reduces as direction of F12 and F partial is opposite। तो इस वजह से नेट फोर्स जो होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? क्या होता है? कम हो जाता है अगर हम किसी और मीडियम में डालेंगे तो। समझ में आई बात? सिंपल एग्जांपल से मैंने दिखाया आपको। तो ये बात को हमको याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे आपको कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अगर इन केस कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे क्वेश्चन आता है तो हमें यही याद रखना है कि जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फोर्स इन एयर जो होगा उससे डिवाइड करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं? डन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कूलम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो सर चार्जेस पे उनका डायरेक्शन प्लस माइनस लगाना है कि नहीं लगाना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस बारे में थोड़ा सोचो और सोच के मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर हम फोर्सेस में Q1 Q2 का डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ठीक है, बता दो। चलो।